हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे आज हुई आपकी विज्ञान साइंस सब्जेक्ट की एग्जाम का इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सॉल्यूशन। तो कंप्लीट आंसर की है, वीडियो को कंप्लीट देखिए। और आप जैसा कि आपने हमारा इंग्लिश और हिंदी का वीडियो देखा है और ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर पिछले वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के सभी क्लास के सोल्ड पेपर्स। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वीडिंग। क्या कहा जाता है उसको? वीडिंग, या कहते हैं हम निराई। नेक्स्ट है, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात निम्न में से क्या है? तो वो है उड़ने वाली गिलहरी, मतलब फ्लाइंग स्क्विरल। ओके। नेक्स्ट है, किसी खेत में पोषकों की कमी पाई जा रही है, तो इसकी पूर्ति हेतु निम्न में से कौन सा तरीका आप अपनाएंगे? तो इसमें आप क्या करेंगे? फसल चक्रण अपनाएंगे, फलीदार पौधों को लगाएंगे और जैविक खाद, इट मींस ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज करेंगे। इट मींस दिस इज ऑल ऑफ एबव उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां है वो प्राप्त की जाती है, वो किससे प्राप्त की जाती है? तो वो प्राप्त की जाती है किससे? कोल्टार से। तो यहां हम लिख देंगे कोल्टार। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तड़ित झंझा, मतलब जब बादलों से बिजली गिरती है उस समय आप अगर घर से बाहर है तो उससे बचाने के लिए आप करेंगे क्या? खुले मैदान में चले जाएंगे, या फिर ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, या जमीन पर सिमट कर बैठ जाएंगे, या छाता लेकर चलेंगे? तो सबसे अच्छा उपाय है क्रोच डाउन ऑन द ग्राउंड, अर्थात जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाना है, भले हम भीग जाएं। आगे देखिए, आप एक वस्त्र डिजाइनर है और वस्त्रों के नए पैटर्न बनाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो भाई बहुमूर्तिदर्शी होता है, जिसको कैलियोडोस्कोप बोलते हैं, वो उसका यूज किया जाता है। आगे है भाई, पेट्रोलियम को है वो काला सोना क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स कलर, क्योंकि इसके कलर के कारण इसको काला सोना बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक आदमकद दर्पण के सामने खड़े हैं, बनने वाले प्रतिबिंब का विश्लेषण कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भाई प्रतिबिंब का आकार आपसे छोटा, बड़ा, दाया बाया। हाँ, तो इसमें होगा दाया बाया। ओके। तो योर राइट साइड इज रिफ्लेक्टेड एज योर लेफ्ट साइड। ओके। तो इस प्रकार आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमें पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है भाई? तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज है CO2। तो यहाँ पर हम कहेंगे फोम अग्निशामक यंत्र जो CO2 है, तो वो इसका उपयोग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन ऑक्सीजन को विस्थापित करने के काम करता है। भाई जो आग लगती है वो किसके कारण लगती है? ऑक्सीजन के कारण। तो CO2 वहां पर क्या करती है? ऑक्सीजन को ही वहां से भगा देती है, हटा देती है, तो आग लगेगी कैसे? तो इसलिए अपने आप फिर आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन से आप क्या समझते हैं? इट मींस व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आर देयर? तो भाई इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों आंसर दे रखे हैं हमने, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा क्या? निषेचन। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म और एग, अर्थात स्पर्म और एग दोनों आपस में मिलेंगे तभी वहां पर जाइगोट मिलेगा। तो ये किसी भी जीव, चाहे आदमी हो चाहे कोई जानवर, पक्षी, कुछ भी हो, उसकी जीवन की पहली सेल होती है, ठीक है, जब जाइगोट बनता है तब। इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये इसको दो तरीके से बोला जाता है क्या? एक तो आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन मतलब दिस इज द नेचुरल फर्टिलाइजेशन, और बाह्य निषेचन मतलब क्या? IVF के माध्यम से जो कृत्रिम जनन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है। इट मींस यहाँ पर हम जो हमारे एग्स और स्पर्म है उसको हम बाहर प्रयोगशाला में, लैब में उनको उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके बाद हम यूटेरस में उसको ट्रांसफर करते हैं। ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है? जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो भाई जीवाणु तो विषाणु और इसमें क्या अंतर है? तो जीवाणु तो स्वतंत्र है, मतलब बैक्टीरिया एक कोशिका वाले जीव है जो अपने आप जीवित रह सकते हैं, जबकि वायरस है एक आनुवंशिक पदार्थ है जो जीवित रहने के लिए मेजबान कोशिका की उसको आवश्यकता होती है। मतलब वायरस खुद जीवित नहीं रह सकता, उसको दूसरे की जरूरत होती है जीवन के लिए।
अब देखिए जीवाणु से होने वाले रोग निमोनिया, टीबी, टेटनस शामिल है, जबकि वायरल रोगों में सामान्य जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एचआईवी, पोलियो ये होते हैं रोग, तो ये वायरस से रोग होते हैं। अगले प्रश्न देखिए, महिला की आवाज पुरुष की आवाज से अधिक तीखी या सुरीली होती है, मतलब पतली होती है, उसका जो टोन होता है वो हाई होता है, वो क्यों होता है उसका देखिए। तो लड़कियों की आवाज आमतौर पर लड़कों की तुलना में तीखी होती है, क्योंकि महिलाओं की स्वर तंत्रिकाएं हैं, महिलाओं की जो स्वर तंत्रिकाएं हैं वो क्या होती है, छोटी होती है, तो अधिक तेजी से कंपन करती है, जिससे कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज हो जाती है, इसलिए उनकी आवाज है उस वो श्रिलर होती है। ओके, तो बॉयज गर्ल वॉइस इज जनरली श्रिलर देन द बॉयज बिकॉज वीमन हैव शॉर्टर वोकल कॉर्ड। तो किसके कारण, क्योंकि उनके पास में क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड है वो छोटा होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीव आप समझते हैं, कोश की जो हमारे जितने भी जीव है सूक्ष्म जीव, तो देखिए सूक्ष्म जीवों में कई प्रकार के छोटे अक्सर एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, आर्किया, कवक, प्रोटिस्ट, वायरस। तो आपने बैक्टीरिया, वायरस और कवक ज्यादातर बच्चों ने लिखा होगा, तो बिल्कुल सही है। तो कुछ हेलमिंथ जो कृमि भी है वो उसमें भी शामिल है, यदि तीनों लिख दिया तो भी दैट इज इनफ। ठीक है, तो इससे प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और भूमिकाएं होती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। तो इसमें देखिए भाई, यहाँ कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू। तो पहला ये ट्रू हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, दैट इज करेक्ट, तो दिस इज आल्सो ट्रू। इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक, नॉट, दिस इज फॉल्स, तो यहाँ गलत हो जाएगा। आगे है मेटामॉर्फोसिस इज इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा इस प्रकार ये है 14 क्वेश्चन है वो सही हो जाता है। ओके, अगले बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, पहला है क्या, लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट्स। तो लिक्विड और गैस है वो क्या है, प्रेशर मतलब दाब है वो देते हैं। आगे है द फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट, भाई कॉन्टेक्ट नहीं होता है इसलिए असंपर्क बल है ये, है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किसी द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, तो वो क्या करेगी, उसको नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी। ओके, और लास्ट प्रश्न है आपका इसका, दरवाजा खोलने के लिए आपको बल या दाब किसकी जरूरत पड़ती है, तो इसमें बल की जरूरत पड़ती है, हम फोर्स लगाते हैं। ओके, प्रेशर नहीं डालते, उसमें फोर्स डालते हैं। अगला प्रश्न आपके 16 क्वेश्चन आपके सामने है, खरपतवार नासी है वो 2 और 4D है, भंडार गृह मतलब ये साइलो है, एक तरह से गोल पीपा बहुत बड़ा है, एक तरह से यूं समझ लीजिए आप, है ना, गोल ड्रम एक तरह से, लेकिन वह बहुत बड़ा ड्रमों का ड्रम एक तरह से, उसको साइलो बोलते हैं। आगे देखिए, सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र है, बुआई के लिए सीड ड्रिल होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स है, इनको नीचे ऐसे के आपने मैच कर दिया होगा, आप समझ गए बिल्कुल इजीली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ दे रखा है, इफ अ पर्सन क्लॉथ कैच फायर, यदि किसी व्यक्ति के कपड़े हैं आग पकड़ लेते हैं, तो व्यक्ति को कंबल में लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि भाई यदि किसी के कपड़े आग में लपट गए तो उसको सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि वो उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, तो अंदर जब कोई चीज जलती है तो वो CO2 उत्पादित करती है, तो अंदर CO2 रह जाएगी और बाहर के ऑक्सीजन से उसका है वो संपर्क है वो कट जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो आग है बुझ जाएगी। तो आपने लिख दिया होगा, मैं समझता हूं ये आंसर। आगे है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का क्या महत्व है, तो भाई जैव उद्यान जो बायोडायवर्सिटी के रिजर्वेशन के लिए नेशनल जो नेचुरल सेंचुरी और नेशनल पार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर उन्हीं की जितने भी जो नेचुरल चीजें हैं उनको नेचुरली वहां पर उसको कंजर्व किया जाता है, चाहे टाइगर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कीट पतंगे हो, पक्षी हो, सभी को वहां नेचुरली किया है, इसलिए उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, तो इसलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है। ओके, तो इसने अपनी अपनी लैंग्वेज में आपने ये मैं समझता हूँ लिख दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, यहाँ पर देयर आर 2 बॉल्स, तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, तो यहाँ रबड़ की एक गेंद को समान ऊंचाई और ढलान वाली चिकनी को एवं खुरदरी परत पर लटकाया जाता है, तो कौन सी सतह पर गेंद अधिक दूरी तक पहुंचेगी, तो भाई जो है खुरदरी है वहां वो लेट पहुंचेगी और कम दूरी पे पहुंचेगी, और जबकि जो बिल्कुल चिकनी है वहां पर वो जल्दी से पहुंचेगी, तेज पहुंचेगी। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। क्योंकि जो खुरदरी है उसमें क्या होगा कि उसमें वहां पर क्या है,
फ्रिक्शन लग जाएगा, वहां पर घर्षण बल लग जाएगा, इसके कारण उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, कम दूरी तक जाएगी और लेट जाएगी। ठीक है, ये मैं समझता हूँ, आपने नीचे लिख दिया होगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कार चालक तेज आवाज में गाने सुन रहा है। भाई कार चालक ने क्या किया, अपने कार में है सेंट ढंग से है वूफर चला दिया। तो कार चालक को सड़क सुरक्षा से संबंधित आप क्या सुझाव देंगे? आप समझ गए होंगे भाई, ये गाड़ी चलाते समय सिर्फ ध्यान गाड़ी पे रहना चाहिए, गाने सुनने पे नहीं। यदि क्योंकि यदि आपका ध्यान भटका और आपका दबाव फटका, है ना, और आपका हुआ चटका पटका, मतलब आप ऊपर सिधार जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप आराम से उसको अपनी लैंग्वेज में आपने लिख दिया होगा भाई क्या क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जब कंघी करते हैं तो सूखे बालों और से रगड़ते हैं तो बाल कंघी की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसके कारण क्या है? तो इसका कारण विद्युत चुंबकीय जो एनर्जी बन जाती है उसके कारण होते हैं। तो इसका आपने, मैं समझता हूँ, लिख दिया होगा। ठीक है, तो दिस इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ब्रेल विधि चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए एक लोकप्रिय साधन है, कैसे? इस कथन को समझाइए। तो आप ब्रेल पद्धति आप बिल्कुल आप समझ गए। ठीक है, तो होती उन्हीं के लिए है ये। यदि हम यहाँ सिंपल उनको किताब पढ़ाएंगे तो उनके कुछ समझ में आने, जब दिख ही नहीं रहा तो वो पढ़ेंगे क्या, देखेंगे क्या, किस आधार पे सोचेंगे? जब वो हाथों से ब्रेल पद्धति से जो लिखे रहते हैं उनको टच करके देखते हैं तो उससे टच से उनको महसूस हो जाता है कि वो किस तरीके के अक्षर बने हुए हैं, किस साइज के अक्षर बने हुए हैं, को क्या बोला जाता है। और फिर जब वो सीख जाएंगे तो उस चीज को समझ पाएंगे। सामने वाला बोलेगा तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त किन्हीं दो उपयोगी उत्पादों के नाम और उनके उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर हम इनके डायरेक्ट बता सकते हैं कि जब कोयले को उद्योगों में संसाधित किया जाता है तो उनसे प्राप्त होने वाले जैसे कोक है, कोल तार है, कोयला गैस ये मिलती है। जिनसे देखो, कोक से तो इस्पात का निर्माण होता है, कोल तार से सड़क का निर्माण होता है, कोयला गैस जो है वो ईंधन के रूप में काम में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो जैव संरक्षण हेतु किन्हीं दो अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। तो आप आराम से आपके लोकल में जो भी अभ्यारण्य है, जैसे यहाँ पर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का उद्यान है, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स है, बहुत सारे हैं, कोई सा भी नाम आपने, मैं समझता हूँ, लिख दिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो भाई आपने देखो, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है कि जब हम संतुलित आहार लेंगे तभी हमारे अंदर भी सही पोषक तत्व शरीर के जो विकास और वृद्धि के लिए जरूरी है वो पहुंचेंगे। और जब सही जो जिन चीजों की बॉडी को नीड है, यदि वो तत्व मिलेंगे तो हमारा जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो बेहतर ढंग से बेहतर टाइम पर हो पाएगा। ठीक है, तो उदाहरण सहित आप इसमें एक दो उदाहरण भी दे देना कि भाई संतुलित आहार में ये चीजें हम लेते हैं तो इसका फायदा हमें ये मिलता है। ओके, अगला देखते हैं, पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त विभिन्न उत्पादों उपयोगों की एक सारणी बनाकर लिखिए। तो भाई यहाँ पर पेट्रोलियम के हम सारणी तो क्या बनाएंगे, हम वैसे समझा देते हैं। तो पेट्रोलियम से देखो, पेट्रोल है, यहाँ पर पेट्रोल बनता है, केरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल है। अब देखिए इनका जो उपयोग है वो क्या है। देखिए, ऑटोमोबाइल में पेट्रोल का विमान में प्रयोग किया जाता है, हम मोटरसाइकिल कार ये चलाते हैं। केरोसिन से स्टोव, लैंपर, जेट विमानों में ईंधन के रूप में काम होता है। डीजल है वो है भारी वाहनों, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इनमें काम में आता है। और आप जानते हैं फिर गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो वहां ऑयल चाहिए ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका आंसर, मैं समझता हूँ, दे दिया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे दो कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण पक्षी प्रतिवर्ष एक भाग से दूसरे भाग में चले जाते हैं। तो भाई पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? मेन उनका दो ही कारण होता है, एक तो होता है भोजन, एक होता है प्रजनन। ठीक है, भोजन जब नहीं है तो उसके लिए जाना है। प्रजनन, प्रजनन मतलब वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए सुटेबल कंडीशन तो हो, तो वो क्या करते हैं, उसी की भूमि की तलाश में प्रवास करते हैं। अक्सर वे सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, घोंसले बनाने और बच्चों को पालने पोसने के लिए अनुकूल वातावरण वहां पर उनको मिले। तो वहां पर एबंडेंट एंड फेवरेबल नेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपने, मैं समझता हूं, लिखा होगा। अब आपको ये बताना है कि आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर दिए किस तरीके से दिए, आपको यहाँ 80 में से कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक किशोर को नशीली दवाओं की लत लग गई है, लत को छुड़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? कोई दो सुझाव है, तो ये आप अपने अपने हिसाब से बच्चों ने अलग अलग सुझाव दिए होंगे, है ना, डॉक्टर की सलाह और अपने इरादा मजबूत करने का और उसके नुकसान समझाने का, ये तो ये आपने लिख दिया होगा, मैं समझता हूँ। आगे देखते हैं,
नर जनन तंत्र के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखने हैं और मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। तो जनन अंगों के नाम आपने आराम से लिख दिए होंगे और शुक्राणु का चित्र यहाँ पर इसमें बनाना था। आगे देखिए, यदि आपके जीवन में घर्षण समाप्त हो जाए तो होगा क्या? अरे भाई, घर्षण ही समाप्त होगा तो हम गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगा पाएंगे, और घर्षण ही समाप्त हो जाएगा, कोई गाड़ी चल दी तो वो रुकेगी ही नहीं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, आप या अपने हिसाब से आपने, मैं समझता हूँ, लिख दिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दबाव पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। प्रयोग द्वारा समझाया, तो ये प्रयोग द्वारा आपने अपने हिसाब से समझा हो गया। आगे देखते हैं, मानव के मादा जनन तंत्र के अंगों के नाम और मानव अंडाणु। तो वहां पर तो शुक्राणु वो क्या था, यहाँ मादा का गया, वहां मेल का, यहाँ फीमेल का गया। ओके ओके, आगे देखते हैं। गिलास के बाहरी भाग पर तेल की परत चढ़ी है। अब इसे हाथ से पकड़ना आसान होगा या कठिन? तो भाई, बाहर तेल चिपड़ देंगे तो आसान होगा कि कठिन? बिल्कुल कठिन होगा, क्योंकि वहां पर वो हमारा जो गिलास को हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर हमारे इन दोनों के बीच ये चिकना होने के कारण उसमें फ्रिक्शन होगा ही नहीं, वो स्लिप हो जाएगा हमारे गिलास से। ओके, तो कारण हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लो फ्रिक्शन, है ना। तो वहां पर जो चिकनाहट के कारण फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए वो हमारे हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण बल लगता है। एक अन्य को स्पष्ट करने के लिए दैनिक जीवन में इस संबंधित उदाहरण है, मैं समझता हूं आपने दे दिया होगा। और ये द्रव विद्युत का चालन करते हैं, द्रव विद्युत का चालन करते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए परिपथ चित्र बनाना था इसमें, और 4 द्रवों के नाम इसमें लिखने थे, तो आपने, मैं समझता हूँ, लिख दिया होगा। निम्न चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। अगला बढ़ते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया को चित्र द्वारा आपको यहाँ समझाना था। और व्यक्ति की आंखों का रंग गहरा व्यक्ति की आंखों का रंग हरा है, कारण बताइए। तो इसका आपको कारण बताना, तो आपने, मैं समझता हूँ, लिख दिया होगा। ओके, तो इस प्रकार आपका ये पेपर है कंप्लीट होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपके इस एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, अगले एग्जाम्स के यदि आप अपने वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी क्लास 9th में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।